नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने उद्देशिका के जो महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन था, जो व्याख्या थी वो देखी हमने और कुछ प्रश्न देखे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। तो इस घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में पॉलिटी सब्जेक्ट्स में हम अध्याय उद्देशिका पढ़ रहे हैं, यानी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो आगे चलते हैं पार्ट 2 में उद्देशिका के, जिसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। तो प्रश्न संख्या है 19। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। ये कह रहे हैं जब प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो इनमें से कौन सा शब्द उसमें नहीं था? ठीक है, समाजवादी शब्द, बिल्कुल सही, समाजवादी शब्द नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। और अखंडता भी नहीं था, ये बाद में जोड़े गए। तीनों शब्द बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। लेकिन गणराज्य पहले से था, ठीक है। तो ये पूछने प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन सा नहीं था? तीनों नहीं थे, 1 2 3। ऑप्शन देख लेंगे, 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, गणराज्य पहले से था। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कई बार पढ़ चुके हैं, तीनों शब्द याद रखने हैं, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 22, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? जो संविधान है उसका लक्ष्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये हम देख लेते हैं। पहला, सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। अवसर की समानता, बिल्कुल सही है, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठा भी आता है इसमें। तो चारों ही ऑप्शन सही है। ये सभी सुनिश्चित करती है कौन? प्रस्तावना। तो हमें सभी चारों आंसर सही होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तभी आपको जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगला है प्रश्न संख्या 23। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है, कहा गया है, ठीक है। ये एक कथन दिया है, फिर उसको कारण दिया है और ऑप्शंस दिए हैं, वो आपको देखने हैं। तो कथन पढ़ लेते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये कथन है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। कथन ए भी सही है और कथन ए का कारण भी सही है, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था तो प्रस्तावना में क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, इतना ही था। लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन से 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, कौन से? समाजवादी, ठीक है, ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
और एक अखंडता, तीसरा शब्द बाद में, तो सही है। तो यहाँ पे बीच में जो है इस पूरे की जगह क्या आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो ए देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम क्या देखने समझ चुके हैं। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, ठीक है, कि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है इससे, बिल्कुल सही है। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भारत है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं वो समान प्रकार से जो है भारत को चलाते हैं, ठीक है, यानी भारत में अधिकार है, भारत चलाते हैं लोग, लौकिक सार्वभौमिकता है। ये जो प्रस्तावना में लिखा है उससे जो है इस चीज़ का पता चलता है। तो प्रस्तावना किससे स्टार्ट होती है, कि हम भारत के लोग शब्द से, ठीक है, ठीक है। प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग, इससे पता चलता है कि क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है। आगे देखेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, ठीक है, किसी के अधीन नहीं है, प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये किससे माना जाता है, सार्वभौमिकता से माना जाता है, ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता भौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध हैं, यानी कि सार्वभौमिक है, यानी कि प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, सबका जो है अधिकार है, किसी के अधीन नहीं है, कहने का मतलब ये है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है भारत के संदर्भ में, धर्मनिरपेक्ष शब्द है। धर्मनिरपेक्ष का शब्द का वैसे देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि किसी का एक धर्म नहीं चलेगा, सबके जो है धर्मनिरपेक्ष होगा ना, सबके अपने धर्म होंगे जो मानना चाहे। देखिए पहला लिखा है भारत में अनेक धर्म है, ये नहीं हो सकता। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये तो है ही, ये भी नहीं हो सकता। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, डी आंसर सही होगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब जो भारत है, जो इंडिया है, उसका अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं है, हिंदू है या मुसलमान है, या जैसे मुस्लिम कंट्रीज है ऐसे ही जो है जो क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन भारत भी किसी धर्म की कंट्री नहीं है, इसमें सभी धर्म है। इसका जो है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्राश्रय अपेक्षित। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं है, संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक भी है और पंथ निरपेक्ष भी है, संघीय नहीं है, ठीक है, तो डी हमारा आंसर होगा। संघीय फेडरल जो शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो यूनियन है उसका प्रयोग किसमें किया गया, अनुच्छेद 1 में किया गया है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 29 माफी चाहूंगा, प्रश्न संख्या 29।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? फिर से वही, इसीलिए उद्देशिका आपको अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है। कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण जैसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, लोकतंत्रात्मक है, ध्यान रखेंगे, लोकतंत्रात्मक शब्द है और गणराज्य भी है, ठीक है, लेकिन लोक कल्याण जैसा कोई शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहां से देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य शब्द है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, मैंने कहा ना आपको स्वतंत्रता याद रखनी पड़ेगी आपको। 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, ठीक है। अब ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन सा नहीं है, कह रहे हैं। देखिए विचार की स्वतंत्रता है, ये तो है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, प्रकट करना बोलते हैं अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति यानी आपको व्यक्त कर सकते हैं जो आपके विचार हैं, तो ये भी है, तो आंसर ये नहीं होगा। विश्वास की स्वतंत्रता है, ये भी नहीं होगा। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो हमारा आंसर होगा डी। हाँ, आर्थिक न्याय है, अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे लिए यानी नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, विचार अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करना, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, यानी 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सामाजिक न्याय है, बिल्कुल सही है, आर्थिक न्याय है, ठीक है, राजनीतिक न्याय है, ठीक है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 32, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बिल्कुल सही है, तो ये तो होगा हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये सही है क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़े गए थे 1976 में, 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अच्छा सही पूछ रहे हैं, हाँ तो ये सही है, ए आंसर सही होगा हमारा, ठीक है, ए संशोधन। ये गलत हो गया क्योंकि ये 77 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 1976 में जोड़े गए थे, ये गलत हो गया। उक्त शब्द 1985 के संशोधन, ये भी गलत। संविधान की प्रस्तावना के अंग, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत क्योंकि अब तो अंग बन चुके हैं, तो हमारा आंसर ए सही होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका कहलाती है,
यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो गोलानाथ बनाम पंजाब राज्य जो वर्डिक्ट आया था 1994 में, 1994 में, तो उसने कहा था कि इस प्रस्तावना जो कि संविधान की उद्देशिका, यानी कि जो प्रस्तावना होगी उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाएगी। ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने किसे बोला? बी आर अम्बेडकर जी ने इसको माना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना, आर्टिकल 32 को, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन संविधान की आत्मा किसे माना गया है? उद्देशिका को, उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को। आगे देखेंगे, देखिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के एम मुंशी। सुभाष कश्यप ने कहा था संविधान शरीर है, प्रस्तावना क्या है? उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका यानी चट्टान है। ठीक है, नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? देखिए किसने कहा था जन्म कुंडली? के एम मुंशी जी ने कहा था। यहाँ पे के एम मुंशी जी को, ये स्टेटमेंट किसका था? ये जो है राजनीतिक जन्म कुंडली है प्रस्तावना हमारी, के एम मुंशी जी की। तो हमारा आंसर क्या होगा? के एम मुंशी जी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? देखिए आ गया स्टेटमेंट, पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। पवित्र दस्तावेज संविधान को किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 36, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? देखिए आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा वाद था या कौन सा वर्डिक्ट था, इसमें यह कहा गया कि जो जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ये किसने कहा था? देखिए 1960 में सबसे पहले आया था बेरूवारीवाद, बेरूवारीवाद। ठीक है, इसमें जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना गया। यहाँ पे दिया है पहला ही ऑप्शन है बेरूवारीवाद, हमारा ए आंसर से होगा। लेकिन बाद में 1973 में गोलक नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, ये गलत हो गया। हाँ, गोलकनाथ जो बनाम राज्य आया ये आया 1967 में, 1967 में ये आया, 1967 में। इन्होंने जो है प्रस्तावना को क्या कहा? आत्मा कहा संविधान की। और केशवानंद भारतीवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में आया। इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। ठीक है, इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, इसीलिए 1976 में संविधान में संशोधन किया गया। तो देखिए व्याख्या, बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग यानी अंग मान लिया। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली नहीं, बनारस दास बनाम स्टेट यूपी ये भी नहीं। ठीक है, हमारा आंसर होना चाहिए केशवानंद भारतीवाद, उन्होंने अंग माना। जहाँ पे केशवानंद भारतीवाद मिलेगा हमारा आंसर सही होगा। हाँ, मुंबई बनाम, सॉरी ठीक है, हाँ बाद में 1994 भी माना गया, 1994 में बात की जा रही है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये दूसरे वर्डिक्ट की बात की जा रही है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो कि आया था 1994 में, पहले तो 1973 में आया था केशवानंद भारतीवाद, इन्होंने माना। ठीक है, फिर 1994 में आया मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी माना कि जो है
हिस्सा है प्रस्तावना संविधान का। प्रश्नगत वादों में से मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। ठीक है, तो इन दोनों ने माना। किसने? सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और फिर 1994 में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने माना। आगे देखेंगे, ये दोनों वर्डिक्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? केशवानंद भारतीवादी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यानी कि जो हमारा जो संविधान है वो किसके आधार पर खड़ा है? प्रस्तावना के आधार पर। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए, अगर प्रस्तावना में से कोई तत्व हटाएंगे तो सारा ढांचा ही रह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व पहचान खो देगा। ठीक है, तो ये कहा गया केशवानंद भारती बनाम में कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के आधार पर ही हमारा संविधान का ढांचा बना है। अगर हम प्रस्तावना में परिवर्तन करते हैं तो हमारे संविधान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये किसने कहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ये कह रहे हैं जो प्रस्तावना जो आदर्श दिए गए हैं उनकी व्याख्या किस आधार पर की गई है? देखिए, मूल अधिकारों के आधार पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर, मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के आधार पर। वो तीनों ही होंगे। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में तीनों ही है। मूल अधिकार भी है यानी स्वतंत्रता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय है, और मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं यानी अखंडता या बंधुत्व आपको बनाए रखना है। तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य होते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे न्याय आता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। और मूल अधिकार में जैसे कि आपको स्वतंत्रता है, आपको जो है विचार के व्यक्ति की, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर जो है हमारे संविधान के आदर्श जो है प्रस्तावना में बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करती है। 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? हमने अभी पढ़ा 3 प्रकार के, कई बार पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है, देखना है फिर भी एक बार देख लीजिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव, ये समान व्यवहार होगा, समान न्याय होगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय हैं, आपने पढ़ा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक धार्मिक न्याय नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये गलत हो गया, धार्मिक नहीं है। आर्थिक सांस्कृतिक न्याय नहीं है, ये भी गलत हो गया। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गलत। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय है, तो हमारा आंसर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 43, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को किस में उपबंध किया गया है? देखिए, वे पूछ रहे हैं कि जो आर्थिक न्याय का मतलब है वो कौन से उपबंध से पता चलता है कि आर्थिक न्याय
संविधान में लिखा गया है या सुनिश्चित किया गया है? पहला उद्देशिका और मूल अधिकार में। देखिए, मूल अधिकार में तो न्याय की बात आती नहीं है। बी उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, न्याय किस में आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में, कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो आर्थिक न्याय प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित करे। ठीक है, तो उद्देशिका में, एक तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना में लिखा है, और उसका उपबंध किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये बहुत गहरी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। व्याख्या देख लेते हैं। बी आंसर हमारा सही होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, भारत के संविधान की उद्देशिका। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ये पढ़ लेते हैं। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, विधिक प्रभाव रखती है। संविधान का भाग नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे उसका कोई अन्य भाग। गलत। कि कुछ विशिष्ट उपबंध है वो प्रस्तावना से ज़्यादा पावरफुल है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, यानी कि प्रस्तावना एक जो है सिर्फ जो है एक ढांचा दिखाती है। ठीक है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है। यानी कि अगर प्रस्तावना को अलग कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, तो उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि न्याय योग्य नहीं है वो। ठीक है, उसको लागू नहीं किया जा सकता, इसको प्रस्तावना को। डी आंसर हमारा सही होगा। आगे देखेंगे। देखिए, IAS प्री 2020 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, भाग है। ठीक है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बीरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए किया था। ठीक है, बीरूबारीवाद ने मना कर दिया था 1960 में कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य आया उसमें माना गया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तो संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधि प्रभाव नहीं है। अगर प्रस्तावना को अलग से स्वतंत्र किया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 45, संविधान में दिया गया है क्या? देखिए, न्यायालय में लागू नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देख लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं व्याख्या में। देखिए, भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित सभी चारों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो आमुख है वो ही उद्देशिका है, तो बिल्कुल न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, ये सही है, क्योंकि न्याय योग्य नहीं है, ये ज्यूडिशियबल नहीं है, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान का अंग माना गया है। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है, और 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता, अखंडता और बंधुत्व के बारे में भी जो है दिया गया है। लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के संबंध में भी दिया गया है, इसलिए जो है शासन की व्यवस्था के बारे में बताता है। कौन? प्रस्तावना। आगे देखेंगे, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल सही, कानूनी अर्थ के जो निर्णय यानी न्याय है उसमें भी सहायता करता है, तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सही है, पूछ रहे हैं कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देखिए, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सामाजिक समानता है देश में, सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, गलत। समाजवाद बाद में जोड़ा गया। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि समाजवाद जोड़ा गया है। ठीक है, तो सी हमारा आंसर सही होगा। आगे देखेंगे।
देखो ये लिखा है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रतिभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। ठीक है, तो उद्देशिका के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे जो है समाप्त होते हैं। कि आशा करता हूँ आपको जो है क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली। धन्यवाद।